हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ की प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें ध्येय आईएएस का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और इस ध्येय आईएएस की सीरीज में हम लोग ध्येय आईएएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट जीएस का कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? ये हम लोग पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका अमलैंड या हिंटरलैंड दोनों होता है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। जो नगर के आसपास का क्षेत्र होता है उसे अमलैंड भी कहते हैं और उसे हिंटरलैंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो हिंटरलैंड शब्द है इसको सबसे पहले दिया था आंद्रे एलिक्स ने दिया था दोस्तों। ठीक, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, संप्राय मैदान कहलाता है। ठीक है, जो समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के फलस्वरूप जो निर्मित मैदान कहलाता है वो संप्राय मैदान होता है। और लोएस मैदान होता है दोस्तों, पवन अपरदन के द्वारा जो निर्मित होता है वो लोएस मैदान होता है। और कास्ट मैदान होता है, ये चूना पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान होता है। ठीक है, हिमनदों से जो निर्मित मैदान होता है वो हिमानी मैदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान का है। ठीक, प्रमुख घाटियां हैं और उनकी अवस्थिति। रैबिट घाटी दोस्तों यूएसए में आता है। ठीक है, हैप्पी एच से हांगकांग, हैप्पी हांगकांग हुआ, तो पहले का दूसरा हो गया और उसके बाद दूसरे का पहला हो गया। हंटर लिया, हंटर दिया, हंटर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो सी का क्या हो गया, 4 हो गया। और स्वात तान मतलब पाकिस्तान है, तो स्वात घाटी कहां पर है, पाकिस्तान में। तो 2 1 4 3 दोस्तों जहां भी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक भ्रंश घाटी में स्थित है? तो भ्रंश घाटी में दोस्तों विक्टोरिया झील स्थित है। ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो भ्रंश घाटी है, यहां से ऐसे भ्रंश घाटी जाती है और यहाँ मृत सागर के पास जॉर्डन में ये भ्रंश घाटी पूरी जा रही है। और यही विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी पर स्थित है। विक्टोरिया झील से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके सीमावर्ती देश है, तो सीमावर्ती देश केन्या, युगांडा और तंजानिया है दोस्तों। ठीक है, और ये है दोस्तों बैकाल झील। बैकाल झील रूस में है और दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक, ये टिटिकाका झील आ जाता है। टिटिकाका झील दोस्तों बोलिविया में स्थित है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। ठीक, और बोलिविया में ही टिटिकाका झील अवस्थित है। ठीक, और अफ्रीका में ही दोस्तों ये लेक चाड है, चाड झील भी है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो ऊर्जा संयंत्र है और इधर संबंधित राज्य हैं। पतरातू दोस्तों झारखंड में ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड में सही सुमेलित है। और ग्वाल पहाड़ी दोस्तों, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में भी है, ये भी सही सुमेलित है। चमेरा पंजाब में नहीं है, चमेरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान देना है, तो ये गलत हो जाएगा और यही आंसर पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। और मुप्पंडाल दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? उसकी 4500 मीटर है। ठीक, ये ध्यान देना। और तिब्बत के पठार को चेंगतांग भी कहा जाता है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है बताना है प्रमुख रेल मार्ग और उनसे जुड़ने वाले स्टेशन। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये सही है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक। कनाडियन पैसिफिक हेलीफैक्स से वैंकूवर, ये भी है, सही सुमेलित है। ट्रांस इंडियन वॉलपैराइजो से ब्यूनस आयर्स, ये भी सही सुमेलित है। केप काहिरा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, केप काहिरा वर्षा से नहीं है, केप काहिरा केपटाउन से लेकर के काहिरा तक है शामिल। ठीक है, ये है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये रहा व्लादिवोस्टॉक और ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, ट्रांस कनाडियन का है, ये रहा हेलिफैक्स इस कोने से और ये रहा वैंकूवर दोस्तों। ठीक है, यहां से हेलिफैक्स से वैंकूवर है। ये है ट्रांस इंडियन, यहां पर है ब्यूनस आयर्स, ये रहा ब्यूनस आयर्स और यहां है वॉलपैराइसो। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वॉलपैराइसो, ऐसे जाती है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का दोस्तों केपटाउन है और इस केपटाउन से लेकर के ये मिस्र के कायरो तक जाती है केप काहिरा। ठीक है, केप काहिरा ट्रांस रेल मार्ग जाती है। नगर देश विचार करना है। डार्विन दक्षिण अफ्रीका में नहीं है दोस्तों, डार्विन है ऑस्ट्रेलिया में। डार्विन बंदरगाह नगर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। और लागोस नाइजीरिया में सही है, नैरोबी केन्या में है, सही है। तो पहला नहीं होगा और पहला इन सब में दिया है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये है दोस्तों डार्विन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ये नाइजीरिया है और नाइजीरिया में ये देखिए अगर दिख रहा है लागोस दिख रहा है। ठीक है, ये लागोस हो जाएगा, नाइजीरिया में लागोस है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। ये हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, किस एक को निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो क्रो-मैग्नन को निकटतम पूर्वज माना जाता है। ठीक है, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है।
अब अगला आ जाता है अरल सागर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरल सागर किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये रहा कजाकिस्तान और ये रहा उज्बेकिस्तान, और इसी के बीच में ये रहा अरल सागर दोस्तों। ठीक, आप लोग मैप में जरूर देखिएगा क्वेश्चन, बिना मैप से, मैप ये मत सोचिएगा ज्योग्राफी 1-2 दिनों में याद हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो चीज आए वो तुरंत देखिए मैप में। निम्नलिखित पर विचार करें, कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? ठीक, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हम लोग पढ़ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, कल्लाह मिस्र में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, उत्तम आशा अंतरीप भी है। तो दोस्तों 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। उत्तम आशा अंतरीप हम लोग केप ऑफ गुड होप देखते हैं, ये रहा अफ्रीका दोस्तों, ये केप ऑफ गुड होप है। यहीं से जो है वास्को डी गामा हम लोग पढ़ते हैं ना, वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक, ये सब हम लोग देखते हैं। ये केप ऑफ गुड होप हो गया, और यहीं पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है कि नहीं? और ये मिस्र के जो, ये जो मिस्र है, मिस्र के जो किसान है, किसान को फल्लाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा एक सही सुमेलित है? कोलोराडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये तो सही है, यही सही हो जाएगा, ए इसका आंसर सही हो जाएगा। एशिया माइनर मिस्र में नहीं है, एशिया माइनर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एशिया माइनर तुर्की में है। अनातोलिया का पठार भी तुर्की में, फ्रांस में नहीं है दोस्तों। और चियापास अर्जेंटीना में नहीं है, दक्षिणी मैक्सिको में है। ये रहा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, यहीं पर है कोलोराडो का पठार। ठीक है दोस्तों, ये कोलोराडो का पठार है, ये एरिजोना है, ये रहा कोलोराडो, यही इतना है कोलोराडो का पठार। ये रहा एशिया माइनर, एशिया माइनर पढ़े ना, एशिया माइनर हम लोग कब पढ़े थे? जब बोगज कोई अभिलेख से ही इंद्र मित्र वरुण नासत्य नामक जो वैदिक कालीन देवता थे, उनका जिक्र भी बोगज कोई नामक स्थान से मिलता है। और वो बोगज कोई कहाँ है? वो एशिया माइनर में ही बोगज कोई है। ठीक है, अब यहीं पर अनातोलिया का पठार है, ये बोगज कोई है, ये अनातोलिया का पठार है दोस्तों। ठीक है, तुर्की में है, ये ध्यान देना है हम लोगों को। और मैक्सिको को ये रहा, मैक्सिको में ये जो लिखा है, ये चियापास है। ठीक है, चियापास, ये चियापास है, मतलब यही चियापास लिखा हुआ है, यहीं पर दक्षिणी मैक्सिको में हम लोग चियापास को देखते हैं। ठीक, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है? तो लेब्राडोर गर्त दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र है। कारागांडा नहीं है, ये हमको इसलिए याद है क्योंकि का से कारा, का से कोयला खनन क्षेत्र, और ये रूस में है, तो ये कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक, ये नहीं है, 1, 2 जहां होगा हटा दो, 2 जहां होगा हटा दो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपीरियर झील प्रदेश में भी लोहा पाया जाता है, टॉम प्राइस हिल में भी लोहा पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों का ऊपरी भाग उत्तरदायी है, तटीय भूमियां उत्तरदायी है, मरुस्थल भी उत्तरदायी है दोस्तों। ठीक, इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में भी है, केरल राज्य में भी है, कर्नाटक में भी, उपरोक्त सभी में है। ठीक, ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का रीजन, ये केरल है, ये केरल रहा, ये तमिलनाडु रहा, और ये कर्नाटक है। तो तीनों क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसे, जो गुजरात का गौर माता स्थल है और जो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु स्थल है, गुजरात का जो गौर माता है ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, और जो अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। तो ये देशांतरी विस्तार है, ये जो इसका 2 घंटे का अंतर, दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है, और 30 डिग्री मतलब 30 देशांतर का अंतर आता है, 30 देशांतर, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 30 गुणे 4 2 घंटे हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा विशाल देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सही बात है, पिछले में भी पढ़ चुके हैं। और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं भी 3 देशों को स्पर्श करती हैं, सत्य कथन बताना है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ये रहा दोस्तों सिक्किम, इधर नेपाल आ जाता है, इधर भूटान आ जाता है, इधर चाइना आ जाता है। ठीक, तो ये 3 तरफ से जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा तो तीनों तरफ बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित पूरा पढ़ना है? सही सुमेलित नहीं है, पता चला नहीं पढ़े और आंसर गलत करके चले आए। हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधे को उगाना, सही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, ये भी सही है। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है, ये भी सही है। एपीकल्चर, एपी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन होता है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा है तो डी सही हो जाएगा। रेशम पालन सेरीकल्चर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया, सही बात है, 0.00005% है ओजोन। ठीक है, ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, गलत बात है, हम लोग पढ़ते हैं गुड ओजोन और बैड ओजोन।
जो गुड ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है और जो बैड ओजोन है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वही बैड ओजोन हम लोगों के अगर सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो हम लोगों को नुकसान करती है, लेकिन जो समताप मंडल में ओजोन गैस है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है ताकि कैंसर, चर्म रोग, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और सही कथन केवल एक हो जाएगा। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ। दोस्तों रामोसी विद्रोह 1822 से 1826 के बीच हुआ था। ठीक है, और जो गड़करी विद्रोह था दोस्तों वो 1844 में हुआ था, और जो रंगपुर विद्रोह था, रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, और नील विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे 1859-60 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था, रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये सारी चीजें तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। गलत है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता था। ठीक, ये ध्यान देना है। बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, ये सही है। तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग समितियों तथा उनके उद्देश्यों को बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, सप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा के लिए आया था, बिल्कुल सही बात है, 1934 में आया था। ठीक है, हंटर आयोग शिक्षा के विकास के लिए आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1882 में आया था। ठीक, ये इनाम आयोग दोस्तों भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित आया था और ये डलहौजी के शासनकाल में आया था 1852 में दोस्तों। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है। दोस्तों जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में स्थापित होती है, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पढ़े ही, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित होती है, और पुर्तगाली दोस्तों 1498 में स्थापित होती है, और फ्रांसीसी दोस्तों 1664 में स्थापित होती है। तो इस तरीके से जो सबसे पहले स्थापित होती है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होती है, जब वास्को डी गामा भारत में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के नेतृत्व में किया था, कौन नेतृत्व कर रहा था, सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। निम्न युग्मों पर विचार करना है, समाचार पत्र और प्रकाशक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा बहुत पता होगा तो भी आप इसका आंसर कर देंगे। कैसे, द पायनियर महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, ये तो किए ही हैं, स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। तो इसमें जो दूसरा है ये तो सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा कहां कहां नहीं है। ठीक, दूसरा यहां नहीं है, यहां नहीं है, और दूसरा इसका सही सुमेलित हो ही गया। कितना आसान था। अब देखिए, मान लीजिए फिर भी किसी को नेशनल हेराल्ड नहीं पता था तो भी देखते हैं। द पायनियर दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में आया था। ठीक है, 1878 में लाया गया था, तो उसने द पायनियर ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की सराहना की थी, उसका समर्थन किया था। अब जब पायनियर सराहना करेगा, समर्थन करेगा, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी उसके नहीं रहे होंगे, तो एक जहां होगा वहां गलत कर देंगे, ये तो यहाँ कैंसिल हो जाता वैसे भी, और 4-4 बचता, फिर हमको 3 और 4 में देखना पड़ता। तो दोस्तों जो द पायनियर था, द पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, और स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा किया जाता था, रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान देना, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा किया ही जाता था। ठीक, अब हम लोग अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक मांग की गई थी। तो 1886 जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, ये उसमें मांग की गई थी। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, सही बात है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सही बात है, क्योंकि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव की घोषणाएं की गई थी। ए और आर सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। ठीक है, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और कब किया गया था ये, 1920, मूवी देखा है 1920 में ही ये किया गया था। और बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, हम लोग जो है चुनाव के समय भी पढ़ते हैं, 1937 का चुनाव जब हुआ था उसमें भी कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा कब किया गया था, ये 1929 में ये भी किया गया था। और आंध्र प्रांतीय किसान सभा के इंदु लाल याज्ञिक नहीं थे, कौन थे, NG
रंगा थे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये वाला गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समय नोट कर लीजिएगा। अवध किसान सभा 1920 में है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? अग्रगामी नीति का अनुसरण दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में किया गया था। अब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, ठीक है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1919 में, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो क्या पूछा है? अग्रगामी नीति का अनुसरण द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में किया गया था, ठीक। अगला देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी, अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर थे। बहुत आसान है याद करना इसको, ठीक। अगला देख लेते हैं, कौन सा एक अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? तो ये विलियम फिंच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। 32 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जॉन चाइल्ड। चाइल्ड बचकानी हरकत करता है औरंगजेब के समय में, ठीक है, तो जॉन चाइल्ड आ जाता है औरंगजेब के समय में, ये हम लोग ध्यान दे लेंगे, ठीक। महाकवि भारवी ने किरात अर्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, किस एक की शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? ये सिंह विष्णु के शासन में निवास करते थे। सिंह विष्णु दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अशोक के शिलालेख और विषय बताना है। पहला शिलालेख पशुबल की निंदा की गई है, सही बात है, ठीक। और चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई, ये भी सही बात है। पांचवें शिलालेख में धम्म की व्याख्या नहीं की गई है, पांचवें शिलालेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक। तो नहीं, कौन सा नहीं है? सी वाला नहीं है। और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। प्रथम शिलालेख में क्या था? पशुवध पर रोक की गई है, पशुबल की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में पशु और मानव की चिकित्सा पर जोर दिया गया है। और तीसरे शिलालेख में राजकों की नियुक्ति की बात की गई थी, ठीक है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की बात की गई थी। पांचवें शिलालेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई थी। और छठे शिलालेख में रात दिन तत्परता व ऋण मुक्ति, मतलब इसमें छठे में क्या था? नैतिकता की बात की गई थी। और सातवें में धार्मिक सहिष्णुता और आठवें में धर्म यात्रा की बात की गई थी, ठीक है। नौवां कर्मकांड के विरोध की बात की गई थी। 10वें में धम्म विजय की बात की गई थी। 11वें में धम्म दान की बात की गई थी, दान दक्षिणा की बात की गई थी, ठीक है। 12वें में सर्वधर्म संभाव की बात की गई थी, जो गांधी जी का भी प्रमुख कथन है ये। 13वां कलिंग युद्ध और पड़ोसियों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 14 शिलालेख पढ़ लिए हैं। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था, ठीक है, सही है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलेश ने की थी, ये भी सही स्टेटमेंट है और दोनों इसके सही हो जाएंगे, ठीक। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये हो गया गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में वर्णित है, ठीक है दोस्तों। तृतीय मंडल में ये किसको समर्पित है? ये सोम देवता को समर्पित है, ठीक। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें कहा जाता है ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ठीक, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से जो है वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है, जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। अब आगे देखते हैं, कौन सा एक नौपाषाण काल से संबंधित है? भीमबेटका की गुफा चित्र। भीमबेटका की गुफा चित्र नौपाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। पशुपालन का प्रारंभ दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक। मानव द्वारा आग का प्रयोग, ये भी सही है, नौपाषाण काल में है। और पहिए का प्रयोग भी नौपाषाण काल में, तो दो नहीं होगा, 1 3 4, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 38वां है, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अकबर को भी कार्टेज प्रणाली के तहत लाया गया था। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी रचना है? तो ये ज्योतिबा फुले की रचना है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे, वरकरी संप्रदाय से नामदेव संबंधित थे। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम बताना है। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध दोस्तों सबसे पहले 1526 में हुआ था। पानीपत के बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आएगा,
पाखा पानीपत तो खानवा हो गया। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, चंदेरी का युद्ध हो जाता है 28 में। फिर एक आ जाएगा, फिर आ जाता है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हो जाता है 1529 में। ठीक, ये हो गया, तो इसका 2 हो गया, तो 3 1 2 जहां भी होगा वो सही हो जाएगा। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसका था? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी का था। तो कौन सा सही सुमेलित है? सुमंत विदेश मंत्री होता था, सही सुमेलित है। सर ए नौबत सेना भर्ती संगठन, ये भी सही है। और जो मंत्री होता था वित्त और राजस्व मंत्री अमात्य होता, तो ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में अनुच्छेद 169 है, राज्य विधान परिषद 169 अनुच्छेद से संबंधित है। इस संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, गलत बात है, इसका कार्यकाल होता ही नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये तो उच्च सदन है, इसका कभी विघटन होता ही नहीं। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है, सही बात है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ये भी सही है। तो गलत पूछा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, 44वां है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ताप विद्युत संयंत्र नरौरा नहीं है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है, और ओबरा सिंगरौली टांडा ये सब ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती, ये तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी, उस गांव का निवासी होना चाहिए, ये योग्यता थी। 30 वर्ष से अधिक लेकिन 70 वर्ष से कम होना चाहिए, ये भी था। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी था। शिक्षित ना होना, शिक्षित होना जरूरी था। तो कौन सा नहीं था? ये नहीं था। ठीक, 43वां है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रादेशिक होता था ये प्रांतीय गवर्नर होता था। ठीक है, और अंतपाल क्या होता था? सीमा की रक्षा करता था। सीमा कोई लड़की नहीं है, सीमा बॉर्डर की रक्षा होता है। ठीक है, यहाँ पर सीमा की रक्षा करता था। तो इसी से संबंधित हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। मौर्य काल में ही एक आकाराध्यक्ष होता था, है कि नहीं? आकाराध्यक्ष कौन होता? जो खानों का अध्यक्ष होता था। और सूना अध्यक्ष होता था, सूना अध्यक्ष जो बूचड़ खाने की देखरेख करता था। और सीता अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष जो कृषि कार्यों में संबंधित था। ठीक, पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो जरूर कीजिएगा। अब अगला आ जाता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित है? मिड डे मील मतलब पोषाहार तथा उच्च जीवन स्तर को सुदृढ़ करना, तो अनुच्छेद 47 में है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना। 44 में समान नागरिक संहिता है, 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है और पोषण है, और 43 ए में है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था क्या? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। पहले भी बता चुके थे, ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर, है कि नहीं? तो 43 ए में 42वें संविधान संशोधन में 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन सा? 39 कैपिटल ए, 39 एफ और 43 ए और 48 ए। बहुत अच्छे तरीके से बताए थे इसको याद करने के लिए। पिछले क्लास सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। ठीक है, कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? केंद्र किस में है? केंद्र संघ भाग 5 में है, राज्य भाग 6 में है। दोनों को जोड़ दो, दोनों का संबंध कर दो, 5 और 6 11, तो भाग 11 में है। कितना आसान है याद करना, है कि नहीं? अनुच्छेद 245 से 255। और केंद्र राज्य का संबंध 1 और 1 11, 1 और 11 संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है एक दूसरे से, तो संबंध बनाते हैं 1 और 1। ठीक, तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। और केशवानंद भारती केस में आधारभूत ढांचा बताया गया था 1973 में, 24 अप्रैल 1973। और 24 अप्रैल क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल को ये वाला दिन आता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसको हमको इसलिए याद हो गया क्योंकि आप लोग अगर क्रिकेट प्रेमी होंगे तो सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको सारी चीजें ये याद हो गई। और मैथिली शरण गुप्त कहते भी हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आप क्रिकेट देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन वहां से कुछ सीख लीजिए, है कि नहीं? अब अगला देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्योंकि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश भी करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और व्याख्या भी
कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड का स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक। इसको हमने इसको इसलिए याद कर लिया क्योंकि मध्यवर्ती मतलब बीच का, और बीच का मतलब 20 का, है कि नहीं? तो 20 का मतलब 20, बा से 20 है कि नहीं? तो हमको ये चीज, हम कंफ्यूज होते थे कि मध्यवर्ती स्तर हटाया जाता है कि निम्न स्तर हटाया जाता है, फिर हमने 20 को बीच से जोड़ लिया। ठीक, तो मध्यवर्ती स्तर हटाया जाता है 20 लाख से अगर कम जनसंख्या होगी, 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो ब्लॉक स्तर, खंड स्तर, मध्यवर्ती स्तर को जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? संघात्मक व्यवस्था है तो कनाडा से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा? अनुच्छेद 355 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। और अनुच्छेद 75 में है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 75 में। अगला कथन कारण का आ जाता है क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक होता है। सही बात है, प्रस्तावना भी, नीति निर्देशक तत्व भी, मूल कर्तव्य भी। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? गलत कथन बताना है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। सही बात है, ठीक, कभी भी अपने मन से नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक, बाध्य नहीं है राष्ट्रपति की। सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दी तो मानो ही मानो, मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सत्य नहीं है, यही सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 में है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन का? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ ही का है, संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, बस। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडल चुनाव का, स्थानीय निकाय का ही नहीं, तो चौथा होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, चौथा नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान देना, बस 4, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बस। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियों केंद्र को प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को चला जाता है। अनुच्छेद 249 में क्या है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाना यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो इसकी पहल राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को यह अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, यदि मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य में सम्मिलित है? बहुत आसान है, अगर आप लोग हमसे मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो 1 मिनट में आंसर इसका दे देंगे। जैसे राष्ट्रगान का आदर करना, ये 51A के ए में है, 51A के ए में है। क्यों? क्योंकि ए पहला आता है और पहला ही कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है, ये सी में आता है। सी में कैसे आता है? क्योंकि सी में अल्फाबेट में तीसरे नंबर पर आता है और संप्रभुता 1, एकता 2, अखंडता 3, 3 बात इसमें। ठीक है, तो पहला दूसरा तो सही हो जाएगा। चुनाव में मतदान करना, ये नहीं है। ठीक है, और अहिंसा से दूर रहना नहीं, हिंसा से दूर रहना कहा गया है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा होने के क्रम में सबसे अंतिम स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। अरुणाचल प्रदेश 1987 और अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 थे, अरुणाचल प्रदेश उस कोने, उसके नीचे इस कोने मिजोरम और इस कोने गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987 में, और इन तीनों में सबसे आखिरी में गोवा। ठीक, ये ध्यान देना है। नागालैंड 1963 में है और सिक्किम दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 1975 में है और हिमाचल प्रदेश 1971 में है। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कथन कारण वाला है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। बिल्कुल सही बात, और व्याख्या भी कर रहा है इसका।
अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, सही सुमेलित है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ये भी सही सुमेलित है। होरोलॉजी समय का अध्ययन, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिलान करना है, ये लवण है और ये रासायनिक नाम है। साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसका 4 हो जाएगा। 3 4 है कहीं, ये कैंसिल हो गया, बचा ये 2, ठीक। चोरा हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाता है, ठीक है, तो तीसरे का 2 हो जाएगा। और नीला थोथा बाजे घना कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल के शुद्धिकरण के लिए, ठीक। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट पीड़क नाशक अभी देखे थे, कॉपर सल्फेट नीला थोथा देखे थे, ठीक है। और चांदी फोटोग्राफी प्लेट, ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, तीनों सही सुमेलित, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है? संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। संवैधानिक आपात, बाह्य आक्रमण नहीं, बाह्य आक्रमण में तो आपातकाल घोषित किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह में भी आपातकाल। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता? बहुमत दल का शासन मेल खाता है, राजनीतिक एकरूपता मेल खाती है, शक्तियों का सम्मिश्रण मेल खाता है, स्थायित्व तो नहीं मेल खाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो बुम्बई वाद में कहा गया था 1992 में, एसआर बुम्बई वाद में, ठीक है। ऑरलान किससे बनता है? जो एक पॉलीमर है, तो एक्रोलोनाइट्रॉल से बनता है, एक्रोलोनाइट्रॉल, ठीक। अगला आ जाता है, कौन एक वर्ग नियत तापी है? नियत तापी पक्षी और मनुष्य दोनों हो जाते हैं, ठीक। धावन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन के कार्यकारी सिद्धांत, अब केंद्रीय बल आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्लोरेला एंटीबायोटिक सही सुमेलित है। एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भी सही सुमेलित है। लेमिनेरिया आयोडीन, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, सही है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण जड़ द्वारा किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम और जाइलम, 2 टिश्यू होते हैं। तो जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जल, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जल, तीनों संबंधित। फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड फा से फूड खाना। तो फ्लोएम खाना पहुंचाता है और जाइलम पानी पहुंचाता है। जा से जाइलम, जा से जड़, और जड़ों के माध्यम से पानी जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने में नहीं होता है? तो पेसमेकर का होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो हृदय होता ही है, स्टेथोस्कोप का भी होता है, तो ऑटो एनालाइजर का नहीं होता है। तो ऑटो एनालाइजर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और जो ऑटो एनालाइजर है, इसका प्रयोग जो रक्त में शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? तो जल संतुलन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये होता है बनाए रखने के लिए, ठीक है। और लूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, पुरुषों में नर हार्मोन्स को स्रावित करता है, ठीक है। और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो होता है, ये शरीर में हार्मोन की वृद्धि के लिए सहायक होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अगला आ जाता है, लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? तो अग्न्याशय, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि होती है। और लैंगरहैंस की दीपिका इसी अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो बीटा सेल से स्रावित होती है, ठीक, जो इंसुलिन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णी लवक शैवाल में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाल रंग के लिए उत्तरदायी है रोडोप्लास्ट। ये जो फियोप्लास्ट है दोस्तों, फियोप्लास्ट क्या होता है? ये वर्णी लवक भूरे रंग के लिए आवश्यक होता है। फियोप्लास्ट भूरे रंग के लिए आवश्यक होता है। और जो ये जेंथोफिल है, पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और लाइकोपिन जो होता है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजन को हटा देते हैं तब सीरम बनता है।
किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों को पारदर्शी व्यापार ई नाम पोर्टल अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है? होटल भी सम्मिलित है, रेस्टोरेंट भी, और गहरे कोयले की खदानें भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, कथन कारण है, एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। ये भी सही है और व्याख्या भी इसका हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो बचत सृजन भी है, बचत संग्रहण भी है, बचत का निवेश भी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। मॉरिस डी मॉरिस। और मॉरिस डी मॉरिस में तीन चीज आती है, तो इन्होंने तीन जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में तीन चीजों का संकेतक बताया था। कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और शिशु मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया हुआ दिया जाता है तो भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी को। ठीक है, श्रम योगी मान धन योजना असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। ठीक है, तो जो श्रम योगी मान धन योजना है ये पेंशन योजना से संबंधित है, ध्यान देना है। ठीक, कथन कारण, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही बात है, जब सार्वजनिक परियोजना सरकार खर्च करती है मंदी के दौरान तो उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो कथन कारण सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? वित्त मंत्रालय का कार्य राजकोषीय नीति का निर्धारण करना है, सरकारी व्यय को अभी ऊपर देख चुके हैं, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का काम है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZB के तहत उर्जित आर पटेल की अनुशंसा पर 2016 में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, और बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना ये भी वित्त मंत्रालय का कार्य है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। जो 183 दिन काम चाहने वाले व्यक्ति को यदि साल भर में 183 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो वो सामान्य स्थित बेरोजगारी में आता है। और प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मतलब यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है परंतु उत्पादन नहीं बढ़ता है तो वहां पर सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी बढ़ेगी, कार्यस्थल प्रशिक्षण कर देंगे तो मानव पूंजी बढ़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा तो मानव पूंजी बढ़ेगी, प्रवसन मानव पूंजी बढ़ेगी, सूचना देने पर तो मानव पूंजी बढ़ेगी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। सही सुमेलित बताना है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से है, मांस उत्पादन टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन है, ये भी सही है। भूरी और काली में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक से है और का से काली, का से कच्चा तेल, का से कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो काली क्रांति कच्चा तेल पेट्रोलियम संबंधित हो जाए और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है तो सभी सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, कथन कारण वाला है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ये भी सही स्टेटमेंट है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम, निर्गत, निवेश। मतलब निवेश तो सबसे आखिरी में आएगा ना, निवेश तो पहले आएगा। तो निवेश, ये देखिए निवेश, प्रक्रम और निर्गत हो गया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यदि 7:20 हो रहा हो, आईने में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो 12 से घटा देंगे तो 7:20 में 7 4 11:40। तो 4:40 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब 21 5 26, 26वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब तीसरा दिन सोमवार है तो 3 7 10 7 17 7 24, 24 2 26 मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे, मंगल और बुध। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सांकेतिक भाषा में टीचिंग शब्द का कोड चीटिंग है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेडियंट शब्द का कोड क्या होगा? हम सब का इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में, ठीक है। जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं और जीएस वाले भैया के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं। आप नंबर हम भेज दिए हैं, आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम लोग आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, देखिए टीचिंग का चीट लिखा है, तो देखिए सी एच लिखा है, यहाँ पर सी एच दूसरा, देखिए आईएनजी लास्ट का दिया ही है, तो ईएनटी होगा ही, ईएनटी होगा, ईएनटी होगा, ये कट गया, ठीक। अब देखिए सी एच दिया है, तो सी एच शुरू में है, तो चौथा पांचवा, तो इसमें चौथा पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4, डी आई से शुरू होगा, तो पहला ही इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, मतलब 45 डिग्री पहले वाला कहा जा रहा है। तो क्या कह रहा है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, मतलब उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो 45 डिग्री पहले वाला बोल दो, तो 45 डिग्री पहले वाला उत्तर पश्चिम हो जाएगा, है कि नहीं, जस्ट पहले वाला आंसर आ गया, है कि नहीं। अब देखते हैं, एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, मतलब यहाँ पर मुंह है उसका, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर इधर चल लिया, और फिर दाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है, दाएं घूम के 5 मीटर चला दिए, फिर वो 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, मतलब 5 मीटर इधर आधा आता है, ठीक है। और फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 5 मीटर पश्चिम की ओर चला गया, अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है, ठीक। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मत कर दीजिएगा, ठीक, समझ में आई बात, मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब मेरी पुत्री हो गई। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, तो लड़की उसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। हम 105 देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो 16 15 31 में से 1 घटा देंगे, 30 आ जाएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, तो ए बी ए सी ए बी ए सब में है, तो देखिए सी तो होगा नहीं, सी क्योंकि पहले आ जाएगा और चौथा पूछा है, तो एस और एन में लास्ट में कौन आता है, एस आता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो सबसे पहले बीज आएगा, बीज के बाद पौधा आएगा, पौधे के बाद फल आएगा, फल के बाद फली में आएगा, तो 1 3 2 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसको दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग दे देंगे। अब इसमें देख लेते हैं, 3 दूनी 6 1 7, मतलब 2 का गुणा हो रहा है और प्लस 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद 7 तियां 21, मतलब 3 का गुणा हो रहा है और 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक। और 23 चौका 92 और 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक। अब 95 4 है, 2 3 4, तो 5 का गुणा करेंगे, और 5 का गुणा करेंगे तो 1 घटाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, तो 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 आएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 है कहीं आखिरी, फट से मार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, मिलान मतलब कर लीजिएगा, कर लेंगे आप लोग, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है क्योंकि यह कर्क रेखा के निकट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कॉन्सेप्ट भी है इसमें। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, तो गोरखपुर तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये हो गया। सहारनपुर पीलीभीत लखीमपुर में भाबर क्षेत्र है। अब निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है, मछली है, तीर है, धनुष मार दिए मछली तीर में, तो धनुष भी है, सारस नहीं है दोस्तों, ठीक है, और नहीं पूछा है, तो सारस आंसर इसका हो जाएगा। अब अगला आ जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, सही बात है, हमारे मित्र हैं, बताते रहते हैं। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, वो भी बताते रहते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, प्रयागराज में भी मित्र हैं। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है, अगर आप लोगों को ये दोनों नहीं पता होगा तो भी पुष्प इत्र पता ही होगा, कन्नौज में होता है, ये गलत हो जाएगा, और 3 जहां है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिगरेट निर्माण गाजियाबाद में होता है, ठीक है। बेंत की छड़ी बा से बेंत, बा से बरेली सही है, बा से बलिया, बा से बिजनौर मत कर दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बेंत बरेली में है। दरी निर्माण कालीन भैया मिर्जापुर है ही, कालीन का व्यापार था ही। मिट्टी का खिलौना अलीगढ़ में नहीं है, मिट्टी का खिलौना कहाँ है, प्रयागराज और आगरा में है, और अलीगढ़ ताले के लिए प्रमुख है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता, झांसी लाभान्वित होता है, जालौन लाभान्वित होता है, हमीरपुर, बांदा बहुत दूर आता है यहाँ से, बांदा लाभान्वित नहीं होता है, ठीक है।
प्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं मरुस्थल में दोस्तों, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम है, मतलब डी है, सभी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, सत्य है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, सत्य है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है, सत्य है। तो सभी कथन इसके सत्य हो गए। अब अगला देख लेते हैं, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? कर्मा दोस्तों बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। थारू जनजाति ता से थारू, ता से तराई, बा से बुक्सा, बा से बिजनौर, ठीक। सहरिया दोस्तों मिर्जापुर में पाई जाती है और खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। तो कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2023 में कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना? तो हरियाणा बन गया दोस्तों, ठीक है। मार्च 2023 में राज्य ने थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। हम लोगों को पता है, बहुत आसान है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, थंथाई था से थंथाई, था से तमिलनाडु, ठीक। तो तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 में कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है दोस्तों। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश ने बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया है? तो भारत ने ही लिया है, ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, न्यूयॉर्क है। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत के लद्दाख है और मयूरभंज है, और एक और 3 इसका आंसर हो जाएगा। लद्दाख फेमस है अपने भोजन और अपनी संस्कृति के लिए, और मयूरभंज दुर्लभ बाघ के लिए और प्राचीन मंदिर श्रेणियों के लिए फेमस है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड प्रथम स्थान है और 126वां स्थान भारत को मिला, ये भी सत्य। 127वें में 126वां स्थान भारत को मिला है, तो दोनों कथन इसके सही हो गए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच है, तो किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में गठन किया गया था, ठीक है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 में कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 8वें स्थान पर है, ठीक। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? सुरेखा यादव। हम लोग पहले भी इसको प्रैक्टिस सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वो पहले विदेशी नेता बने? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। अगला आ जाता है, 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की LDC शिखर सम्मेलन दोहा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया? मतलब अब वो विकास कर रहा है, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि सबसे कम विकसित देशों में उसको अब नहीं शामिल किया गया। कौन? बांग्लादेश नहीं हो सकता है दोस्तों, बांग्लादेश तो विकसित मतलब गरीब देश तो नहीं आता है कि नहीं, तो ये बांग्लादेश नहीं होगा उसमें, क्योंकि जब था ही नहीं उसमें तो बाहर कैसे आएगा। मालदीव, श्रीलंका भी नहीं होगा, श्रीलंका की तो अभी हालत खराब हुई है, तो उसको वो शामिल ही नहीं होगा इसमें। भूटान और मालदीव हो सकता है, तो भूटान इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, 2023 आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर में संपन्न हुआ है, ठीक। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ठीक है। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? बेंगलुरु में किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोप वे की आधारशिला रखी गई? वे वाराणसी में रखी गई, ठीक। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित
नहीं है, तो ऑफिंडेक्स भारत एवं 23 देश, ठीक है। फ्रिंजेक्स, फ्रिन एफ आर आ जाता है तो फ्रांस आ जाता है, ठीक है। खंजर 2023 किर्गिस्तान आ जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और जापान के बीच में नहीं होता है, बोल्ड होता है भारत और सिंगापुर में, ठीक। ये हो जाएगा। मार्च 2023 में एससीओ के पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है, तो वाराणसी में संपन्न हुआ है, और वाराणसी को ही एससीओ के देशों की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी भी घोषित की गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग 140 क्वेश्चन बहुत विस्तार से फुल मैपिंग के साथ हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसके नीचे हम लोग आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इसी तरीके से पूरा ध्येय का टेस्ट सीरीज चलेगी। आने वाले क्लासेस में जीएस वर्ल्ड की भी चलेगी, उसके बाद पीसीएस का आएगा, पीसीएस का भी कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, आईएएस का दृष्टि का भी कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, आरओ और पीसीएस के पेपर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी आप लोग आरओ का प्रैक्टिस सेट ऐसे तरीके से लगाते रहिए जो कि पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। और ये सारे जो जीएस आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं ये हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक। तो और करंट भी हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी चीज में सुधार करने की आवश्यकता हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उस पर जरूर से जरूर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।